सावित्री रति को गेस्ट रूम में लेकर आई और बोली, आज से ये तुम्हारा कमरा है काजल, अब तुम यहीं रहोगी। मैंने अलमारी खाली करवा दी है, तुम आराम से अपना कमरा सेट कर लो। रति ने मुस्कुराने की कोशिश करते हुए आहिस्ता से अपना सिर हिला दिया। सावित्री उसके कंधे पर हाथ रखकर बोली, अच्छा काजल, मैं जरा प्रिया की स्कूल होकर आती हूँ, जरा उसके टीचर से पता कर लूँ कि आजकल उसका पढ़ाई में ध्यान है भी या नहीं, थोड़ी देर में आती हूँ। रति ने सिर हिला दिया तो सावित्री इतना कहकर वहां से चली गई। उनके जाते ही रति ने अपनी नजरें दौड़ाकर कमरे में चारों ओर देखा और फिर आकर बेड पर बैठ गई। वो अभी भी यही सोच रही थी कि वो कौन लोग थे जो उसे तलाश रहे थे और जिन्होंने बीती रात उसे पकड़ने की कोशिश की थी। वो मन ही मन बोली, गौरी के अलावा ये कोई नहीं जानता कि मैं जिंदा हूं, तो शक्ति को ये बात कैसे पता चली? कहीं ऐसा तो नहीं कि गौरी और मेरी फोन पर हो रही बातें किसी ने सुन ली हो? पर मैंने तो हमेशा गौरी के घर पर ही फोन किया है और वहां उसके अलावा सिर्फ उसके पापा रहते हैं। और अरुण अंकल पर शक करना यानी अपने आप पर शक करने जैसा होगा। हो ना हो, जब मैंने गौरी को फोन किया था शक्ति ने हमारी बातें सुन ली होगी और उसे पता चल गया होगा कि मैं जिंदा हूँ, इसलिए उसने अपने आदमियों को मेरे पीछे लगा दिया है। बाबा ने बिल्कुल सही फैसला लिया है, मुझे कुछ दिन यही रहना चाहिए। रति यही सब सोच रही थी कि तभी अचानक उसे कुछ याद आ गया। उसने कमरे में नजरें दौड़ाई तो उसे टेबल पर रखा फोन नजर आया। वो तुरंत फोन के पास आई और बैग पर बैठकर एक नंबर डायल करने लगी। दूसरी ओर से गुप्ताजी बोले, हेलो गुप्ताजी, मैं काजल बोल रही हूँ, अगर मेरे लिए किसी का फोन आए तो उसे बता दीजिएगा कि मैंने ये नौकरी छोड़ दी है। ये सुनकर गुप्ताजी ने तुरंत पूछा, नौकरी छोड़ दी है? पर क्यों बेटा, यहाँ कोई तकलीफ है तुम्हें? काजल मुस्कुराते हुए बोली, बिल्कुल नहीं गुप्ताजी, मुझे इससे भी ज्यादा अच्छी नौकरी मिल गई है और मुझे नौकरी कहाँ मिली है ये आपको बहुत जल्द पता चला जाएगा। अच्छा, अब मैं फोन रखती हूँ, वक्त मिलने पर आपसे मिलने ऑफिस जरूर आऊंगी। ठीक है बेटा, गुप्ताजी भी मुस्कुराते हुए बोले। रति ने रिसीवर नीचे रख दिया और अपने पेट पर अपनी हथेली रखकर बोली, अपने बच्चे को सुरक्षित रखना मेरे लिए ज्यादा जरूरी है गौरी, इसलिए अच्छा यही होगा कि जब तक शिव लौट नहीं आते मैं तेरे साथ भी कांटेक्ट में न रहूं। दूसरी ओर शिव एक फाइल देखते हुए गेस्ट रूम से बाहर आया। उसने अरुण को पुकारा, अंकल, गौरी प्लीज थोड़ा जल्दी कीजिए, बोर्ड मीटिंग का टाइम हो रहा है और मैं किसी भी सूरत में लेट नहीं होना चाहता। मैं तैयार हूँ शिव, अरुण अपने कमरे से बाहर आकर बोले। शिव ने तुरंत पलटकर उनकी ओर देखा तो अरुण उसके पास आए, मैं रेडी हूँ शिव, बस गौरी के आने का इंतजार है। आज का दिन हमारे लिए बहुत खास है, आज कपूर ग्रुप ऑफ कंपनी सही हाथों में आ जाएगी और मुझे पूरी उम्मीद है कि तुम उसे फिर से उसी मुकाम पर ले आओगे जहां तुम्हारे पापा और मैं उसे ले गए थे। वो तो मुझे ले जानी ही है अंकल, आखिरी वो मेरे पापा की उम्र भर की मेहनत जो है, मेरे जीते जी मेरी कंपनी किसी गलत हाथों में कभी नहीं जाएंगी, फिर चाहे वो मेरा अपना भाई ही क्यों ना हो, शिव बुलंद आवाज में बोला। तभी गौरी वहां आ गई। उसे देखकर उसके पापा के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। लो गौरी भी आ गई। शिव ने गौरी की ओर देखा और मुस्कुराने की कोशिश करने लगा। गौरी ने अपने दोनों हाथों से उसकी बांह पकड़ी और बोली, चले शिव। शिव ने अरुण की ओर देखते हुए आहिस्ता से अपना सिर हिला दिया और आगे बढ़ने लगा। वो मन ही मन बोला, मुझे माफ कर देना रति, अगर मेरे पास कोई और रास्ता होता तो मैं ये जिंदगियों का जुआ कभी नहीं खेलता, पर मैं तुमसे वादा करता हूँ इस जुए में मैं किसी को भी नहीं हारूंगा, ना अपनी पत्नी को और न ही अपनी दोस्त को, किसी को भी नहीं। दूसरी ओर कपूर ग्रुप ऑफ कंपनी के कॉन्फ्रेंस हॉल में रखी चेयर्स पर एक एक करके बोर्ड के मेंबर आकर बैठने लगे। वो सब आपस में बस यही चर्चा कर रहे थे कि आज कपूर ग्रुप ऑफ कंपनी को डूबने से बचाने के लिए शक्ति को मैनेजिंग डायरेक्टर की कुर्सी पर बैठाया जाए या नहीं। तभी अधिराज और गोपाल वहां आ गए। उनके साथ आज बोर्ड की मीटिंग में पायल और तुलसी भी थी। अधिराज के आते ही सब लोग उठकर खड़े हो गए और उन्हें हेलो और गुड इवनिंग कहने लगे, पर अधिराज ने किसी को कोई जवाब नहीं दिया। वो बस आकर अपनी कुर्सी पर बैठ गए। उनके चेहरे पर सिर्फ और सिर्फ परेशानी थी। वो चाहकर भी शक्ति को एमडी की कुर्सी पर बैठने से नहीं रोक पा रहे थे। वो मन ही मन बोले, आज अगर शक्ति एमडी की कुर्सी पर बैठ गया तो कपूर ग्रुप ऑफ कंपनी पर हमेशा के लिए ताला लगने से कोई नहीं रोक पाएगा। हे महादेव, प्लीज मुझे बर्बाद होने से बचा लीजिए।
उनके पास बैठी पायल भी मन ही मन बोली, ओमी के पापा ने मेरी मर्जी के खिलाफ जाकर मेरे बेटे का हक शक्ति पर भरोसा करके उसे दे तो दिया है, पर मैं शक्ति की फितरत से बहुत अच्छी तरह वाकिफ हूँ। वो अपने सगे भाई का नहीं हुआ तो मेरे बच्चों का क्या होगा। शक्ति को शिव के खिलाफ करने का मेरा मकसद सिर्फ इतना था कि इन दोनों भाइयों के झगड़े का फायदा उठाकर मैं अपने बेटे को एमडी की कुर्सी पर देखना चाहती थी। पर इन सब में शिव की जान चली जाएंगी और उसकी मौत के बाद हम बर्बादी की कगार पर पहुंच जाएंगे, ये मैंने कभी नहीं सोचा था। काश कि ओमी शिव के प्यार में अंधा होकर अपने होश न खोता तो शायद आज मैं जश्न मना रही होती। तभी सूट बूट पहने शक्ति वहां आ गया। उसे देखकर कुछ लोगों के चेहरों के रंग उड़ गए तो कुछ लोग उसे देखकर खुश भी हुए। उसके पीछे ही नेहा भी खड़ी हुई थी। शक्ति ने अपने पापा की ओर देखा और लाइटर घुमाते हुए उनकी ओर बढ़ने लगा। उसके चेहरे पर आज एक अलग ही चमक थी, क्योंकि उसे पूरा यकीन था कि आज वही एमडी की कुर्सी पर बैठेगा। वो अधिराज के पास आकर बोला, आई नो पापा कि आप नहीं चाहते कि इस कंपनी की कमान मेरे हाथों में आए, पर मुझे लगता है कि आज की डेट में आपके पास मुझसे बेटर ऑप्शन है भी नहीं, इसलिए आपको आंखें बंद करके अपने जायज बेटे को सपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि आपका नाजायज बेटा तो भगवान को प्यारा हो चुका है। अब वो आसमान से नीचे आकर इस कंपनी को डूबने से नहीं बचाएगा। आज आपका यही बेटा काम आएगा, वो बेटा जिसके डूबते हुए बिजनेस को बचाने से कभी आपने साफ इनकार कर दिया था। पर यू डोंट वरी पापा, मैं आपके बिजनेस को डूबने नहीं दूंगा, इसलिए आपका मुझे आशीर्वाद देना तो बनता है। इतना कहकर शक्ति उनके पैरों में झुका। अधिराज ने अपनी आंखें बंद करके खुद को संभाला और उसके सिर पर हाथ रख दिया, पर उन्होंने उसे कोई आशीर्वाद नहीं दिया। ये देखकर शक्ति के चेहरे पर तीखी सी मुस्कुराहट आ गई। जैसे ही अधिराज ने उसके सिर पर से अपना हाथ हटाया, शक्ति ने उनका हाथ पकड़ लिया और फिर से अपने सिर पर रखकर पूछा, विजयी भव का आशीर्वाद नहीं देंगे अपने बेटे को पापा? अधिराज मुस्कुराते हुए बोले, तुम्हें उस आशीर्वाद की जरूरत क्या है बेटा, तुम तो पूरी तैयारी के साथ यहाँ आए होंगे, है ना? शक्ति बिना कुछ कहे बस मुस्कुरा दिया और अपने पापा को देखते हुए अपनी चेयर पर आकर बैठ गया। नेहा भी मुस्कुराते हुए उसकी बगल में आ बैठी। शक्ति ने अपने हाथ में बंदी घड़ी की ओर देखा और नेहा से बोला, मीटिंग का टाइम हो गया है पर अंकल अब तक नहीं आए। मैं आ गया हूँ शक्ति, तभी अरुण बोले। शक्ति ने तुरंत उनकी ओर देखा और मुस्कुरा दिया। अरुण भी अपने चेहरे पर तीखी सी मुस्कुराहट लिए अपनी चेयर पर बैठ गए। उनके आते ही बोर्ड का मेंबर नकुल अपनी चेयर से उठा और बोला, बोर्ड के लगभग सारे मेंबर यहाँ आ चुके हैं, सिर्फ ओमी सर अभी तक नहीं आए हैं, पर क्योंकि मीटिंग का टाइम हो चुका है तो हमें मीटिंग स्टार्ट कर देनी चाहिए, क्योंकि इस डूबते हुए जहाज को बचाने के लिए हमारे पास बहुत कम वक्त बचा है। वैसे तो आप सब जानते ही हैं कि जिस दिन शिव सर मैनेजिंग डायरेक्टर बने थे उसी दिन अधिराज सर ने रिटायरमेंट ले ली थी और अपना सारा बिजनेस उन्हें सौंप दिया था। और हम सब से ये बात भी नहीं छिपी है कि शिव सर ने इस कंपनी को आसमान की बुलंदी तक पहुंचा दिया था। पर उनके इस दुनिया से जाने के बाद हमारे सारे क्लाइंट्स, सारे इन्वेस्टर, सबका भरोसा हमसे उठ गया और हमारी कंपनी के शेयर्स के दाम मार्केट में 2 कौड़ी के भी नहीं रहे और हमारी बची खुशी, इज्जत और कंपनी की रिपोर्टेशन की धज्जियां उस दिन उड़ गई जिस दिन शक्ति सर के एमडी बनने की न्यूज मार्केट में आउट हुए। नकुल के इतना कहते ही पेपरवेट घुमा रहे शक्ति के हाथ अचानक रुक गए और उसने नजरें उठाकर उसे घूरा पर कुछ बोला नहीं। नकुल उसकी ओर देखकर बोला, पिछले कुछ महीनों से हमारी कंपनी के हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं और उसकी सबसे बड़ी वजह एमडी की खाली कुर्सी है। किसी सही इंसान का उस कुर्सी पर बैठना आज हमारे लिए उतना ही जरूरी हो गया है जितना कि एक मरते हुए इंसान के लिए ऑक्सीजन सिलेंडर होता है, और आज हम सब इसलिए ही यहाँ जमा हुए हैं। वैसे तो इस कुर्सी पर बैठने के कई दावेदार हैं, पर इस कुर्सी पर सिर्फ वही बैठ सकता है जिसके पास या तो इस कंपनी के 51% शेयर्स हो या फिर बोर्ड का साथ हो। ये सुनकर सब लोग आपस में बातें करने लगे। तभी नकुल फिर से बोला, और अब मैं आप लोगों से जानना चाहूंगा कि आप किसे इस कुर्सी के दावेदार के रूप में चुनते हैं। आप लोगों के पास 5 मिनट का वक्त है। जिसके भी पास इस कंपनी के 51% शेयर्स है वो आगे आकर पेपर्स दिखा सकता है, बट आई थिंक कि ये नामुमकिन है क्योंकि इस कंपनी के 25% शेयर्स अरुण सर के पास है और 25% शेयर्स शिव सर की पत्नी मिसेस रति शिव कपूर के नाम है, और हम सब जानते हैं कि वो अब इस दुनिया में नहीं रही और उनकी लाश भी अभी तक किसी को नहीं मिली है।
ऐसे में कानून उन्हें 7 साल तक मरा हुआ नहीं मानेगा। तो उन शेयर्स को तो भूल ही जाए। अब जिसे भी इस कुर्सी पर बैठना है उसके पास 26% शेयर्स के साथ साथ अरुण सर का सपोर्ट भी होना चाहिए। तो अगर आप में से कोई भी व्यक्ति जिसके पास 51% शेयर्स है वो आगे आकर अपनी दावेदारी पेश करे और एमडी की खाली कुर्सी पर बैठकर ये मीटिंग खत्म करे। और अगर कोई ऐसा नहीं कर पाया तो फिर बोर्ड फैसला करेगा कि कौन इस कुर्सी पर बैठेगा। 5 मिनट है आपके पास। इतना कहकर नकुल अपनी चेयर पर बैठ गया और अधिराज से बातें करने लगा। शक्ति भी उठकर अरुण के पास आया और आहिस्ता से उनके कान में बोला, अंकल शेयर्स मेरे नाम पर अभी तक ट्रांसफर नहीं हुए हैं, सिर्फ 5 मिनट रह गए हैं। अरुण मुस्कुराते हुए बोले, 5 मिनट में पेपर्स तुम्हारे हाथों में होंगे। मेरे वकील बस आ ही रहे हैं। शक्ति के चेहरे पर बड़ी सी मुस्कुराहट आ गई। वो फिर से आकर अपनी चेयर पर बैठा और नेहा से कुछ बात करने लगा। अरुण के चेहरे पर तीखी सी मुस्कुराहट आ गई। हाय गाइस। तभी ओमी कॉन्फ्रेंस रूम का डोर खोलकर ऊंची आवाज में बोला। उसकी आवाज सुनते ही सबने उसकी ओर देखा। ओमी हाथ में शराब की बोतल लिए अंदर आया और लड़खड़ाते हुए एक खाली चेयर पर आकर बैठ गया। उसने शराब की बोतल की कैप खोली और एक घूंट पीकर बोला, मुझे बताया गया था कि आज बोर्ड की मीटिंग है और मेरा यहाँ होना जरूरी है, बट आई डोंट नो वाई, क्योंकि मेरे हाथ तो खाली है और आप में से कोई भी मुझे कपूर ग्रुप ऑफ कंपनी के एमडी की कुर्सी पर बैठा देखने में इंटरेस्टेड भी नहीं होगा। तो क्या यहाँ कोई ऐसा है जो मुझे ये बता सके कि मुझे यहाँ किस खुशी में बुलाया गया है? वो क्या है ना? एमडी शक्ति भैया बने या फिर कोई और? कंपनी का बर्बाद होना तो तय है। उसकी ऐसी बातें सुनकर गोपाल ने तुरंत पायल को घूरा। पायल उठकर ओमी के पास आई और उसका हाथ पकड़कर बोली, ओमी बाहर चल, मुझे कुछ बात करनी है तुझसे। ओमी ने अपना हाथ छुड़ाया और बोला, मैं कहीं नहीं जाऊंगा मम्मी, अब यहाँ आ गया हूँ तो अपने शिव भैया और बड़े पापा की मेहनत को बर्बाद होता देखकर अफसोस तो कर लेने दीजिए मुझे। इतना कहकर उसने फिर से शराब का एक घूंट पिया और उठकर शक्ति के पास आया। शक्ति उसे घूरने लगा। तभी ओमी उसके कंधे पर हाथ रखकर बोला, कांग्रेचुलेशंस भैया। शक्ति ने गुस्से में उसका हाथ झटका और बोला, होश में रहा करो ओमी, अभी मैं एमडी बना नहीं हूँ जो तुम मुझे बधाई दे रहे हो। उसके इतना कहते ही ओमी ने नेहा को शक्ति की पास वाली चेयर से उठने का इशारा किया तो ना चाहते हुए भी नेहा को वहां से उठना पड़ा। उसके उठते ही ओमी चेयर पर बैठा और बोला, बने नहीं है भैया तो बन जाएंगे, क्योंकि अब तक तो आपने इस कुर्सी पर बैठने के लिए अपने सारे हथियार इस्तेमाल कर लिए होंगे। साम दाम दंड भेद हर चीज का इस्तेमाल कर लिया होगा आपने, है ना? शक्ति बिना कुछ कहे उसे गुस्से में घूरने लगा। उसका चेहरा देखकर ओमी की हंसी छूट गई। वहां बैठे हर इंसान की नजरें सिर्फ ओमी पर ही थी, लेकिन शक्ति पायल को घूर रहा था। उसने उन्हें ओमी को वहां से ले जाने का इशारा किया, पर तभी ओमी खुद उठकर खड़ा हो गया। सॉरी भैया, आपके चेहरे के उड़े हुए रंग देखकर मेरी हंसी छूटी जाती है। बहुत कोशिश करता हूं मैं इसे रोकने की, पर कमबख्त मेरी बात ही नहीं सुनती। खैर, तमाशा शुरू होने जा रहा है तो मुझे लगता है कि मुझे अपनी चेयर पर बैठकर ही एंजॉय करना चाहिए, है ना? शक्ति ने फिर से उसे घूरा तो ओमी वहां से जाने लगा, पर 2 कदम चलकर उसके कदम रुक गए और वो पलटकर शक्ति से बोला, वैसे भैया ये बधाई आपके एमडी बनने की खुशी में बिल्कुल नहीं थी। उसके इतना कहते ही शक्ति के साथ साथ बाकी सब भी उसे हैरानी से देखने लगे। ओमी फिर से शक्ति के पास आया और अपनी दोनों बाहें उसके गले में डालकर बोला, सुना है कि आप अरुण अंकल के शेयर्स हासिल करने के लिए गौरी से शादी कर रहे हैं, तो ये उसकी एडवांस में बधाई थी। उसके इतना कहते ही अधिराज और गोपाल की आंखें खुली की खुली रह गई। नेहा भी शक्ति की ओर देखने लगी। लेखिका कविता वर्मा। अगर आपको मेरी लिखी कहानियां पसंद आ रही है और आप इस कहानी को आगे भी पढ़ना और सुनना चाहते हैं तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और आज ही सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।